संदीप जी चालू कर दिया क्या? नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो सारे? आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो रीट वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीट सेकंड ग्रेड वीडियो जितनी भी एग्जामें होती हैं आजकल की हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए, आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए, मांग को देखते हुए वो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पर्यावरण क्या है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में आप जानते हो मोटा मोटी। तो समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं हैं फिलहाल उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याएं, और समस्याओं में देखो कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। टॉपिक है पर्यावरणीय समस्या। पर्यावरणीय समस्याओं में कौन कौन सी समस्या हैं? इसमें हम 3 समस्या देखेंगे। सबसे पहले हम ओजोन क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन क्षरण। उसके बाद में हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव, और तीसरा हम देखेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा ये पर्यावरण की वो समस्याएं हैं जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और इन्हीं के बारे में हम आज तीनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनसे क्या नुकसान होता है, इनको बचाने के लिए, इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओजोन क्षरण के बारे में। देखो ओजोन क्षरण क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन एक गैस है। ओजोन ये गैस है, और इस ओजोन शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा की ओजियन शब्द से हुई, और इस ओजियन शब्द का अर्थ होता है सूंघना। इसका अर्थ क्या होता है? सूंघना होता है। देखो ओजोन एक गैस है। इस ओजोन जो शब्द है वो शब्द कहाँ से बना है? वो यूनानी भाषा के ओजियन शब्द से बना है। ओजियन शब्द का अर्थ क्या होता है? सूंघना होता है। ये जो गैस है इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फेबरी चार्ल्स, और एक और था जिसका नाम था हेनरी बुसोन। इसकी खोज किसने की थी? फेबरी चार्ल्स, हेनरी बुसोन ने इसकी खोज की थी। ये देखो ये जो गैस होती है वो किस प्रकार की गैस है? ये तीक्ष्ण गंध वाली नीले रंग की गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली नीले रंग की गैस है। अब ये गैस कहाँ पाई जाती है और इस गैस के क्या काम है उसकी चर्चा करते हैं। ये देखो हमारा वायुमंडल है, ये धरातल है,
और धरातल के चारों ओर वायु है। वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। और हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायु, वायु का मतलब गैसों का मिश्रण, वायु का आवरण पाया जाता है। और उसी वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ये जो वायुमंडल है वो परतों में बटा हुआ है। ये वायु है वो पृथ्वी से क्यों चिपकी रहती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी से चिपकी रहती है। ये ग्रेविटी फोर्स है जो वायु को क्या अपने धरातल से चिपकाए रखता है। तो इस वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। ये धरातल है, धरातल से जो पहली परत है इसका नाम है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? धरातल के सबसे नजदीक वाला कौन सा है? अक्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई है धरातल से 8, धरातल से 13 किलोमीटर, कहीं भी 18 किलोमीटर दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां से यहां 50 किलोमीटर, धरातल से 50 किलोमीटर तक दूसरी परत है। धरातल से 50 किलोमीटर के बीच में क्या है? दूसरी परत। फिर 50 के बाद में 80 तक तीसरी परत आती है। उसके बाद में 80 से 400, 400 से ऊपर 640 या ऊपर तक। परतों के नाम देखो क्या क्या है। परतों के नाम क्या क्या हैं? इसका नाम है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। इसका नाम है मध्य मंडल, मध्य मंडल। इसका नाम है आयन मंडल, आयन मंडल। और इसका नाम है बहिर्मंडल। ये अपने वायुमंडल की परतें हैं। वायुमंडल की परतों को एस पेटरसन एक वैज्ञानिक था, एस पेटरसन ने इनको कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। वायुमंडल की जो पहली हमारे सबसे नजदीक परत है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। सारी मौसम संबंधित घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। दूसरे का नाम है समताप मंडल। ये देखो ये समताप मंडल है, और समताप मंडल में तापमान एकदम समान होता है, इसलिए नाम क्या है? समताप, मतलब समान तापमान वाली जगह। इसी समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। और इसी समताप मंडल में यहां 25 से लेकर 45 किलोमीटर के बीच में यहां क्या पाई जाती है? एक गैस पाई जाती है। गैस की एक परत पाई जाती है। उस परत को क्या कहते हैं? उस गैस का नाम क्या है? ओजोन। बताओ, अब सीधी सी बात यह है कि ओजोन गैस है वो कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन है वो कैसे बनी होती है? किससे बनी होती है? ओजोन O3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जहां पे तापमान ज्यादा होता है वहां पर ऑक्सीजन टूट करके 3 परमाणु मिल जाते हैं। यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन के जब 3 एटम मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? ओजोन बन जाती है। ठीक है, ओजोन परत कहां पाई जाती है भाई? तो ओजोन परत पाई जाती है कौन से मंडल में? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब इस ओजोन परत का कार्य क्या है? ये क्या काम करती है? बहुत खतरनाक काम। वैसे ही ये हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है वो हमें, हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। अलग अलग काम है, लेकिन अब हम स्पेशली इसको पढ़ रहे हैं, इस ओजोन को पढ़ रहे हैं। तो ये ओजोन क्या करती है? देखो, ओजोन सूर्य से आने वाली, ये सूर्य है, यहां पर बाहर है, ऊपर जा नहीं सकते, बहिर्मंडल से आगे सूर्य है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। सूर्य से जो सूर्य का प्रकाश आता है वो लघु तरंगों के माध्यम से आता है। लघु तरंगों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंचता है। उनमें सूर्य के प्रकाश में 3 प्रकार की किरणें होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने प्रकार की किरणें होती हैं? 3 प्रकार की। एक होती है UVA, एक होती है UVB, एक होती है UVC। सूर्य के प्रकाश में कितने प्रकार की किरणें होती हैं? 3 प्रकार की किरणें। और 3 प्रकार की किरणों में देखो क्या है?
सबसे पहले जो यूवीए किरणें हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं। आपने सुना होगा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये हमारे लिए लाभदायक है। ये क्या है? लाभदायक। क्योंकि ये है त्वचा के साथ मिलकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जो तरंगें निकलती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और इसमें एक होती है यूवी, ये लाभदायक है, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है और हमारे शरीर पर किसका निर्माण करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। दूसरी और तीसरी ये थोड़ी नुकसानदायक होती हैं, ये नुकसानदायक होती हैं। सर्वाधिक नुकसानदायक कौन सी होती हैं? ये वाली यूवीसी होती है। और इस यूवीसी को कौन रोक लेता है? ओजोन परत रोक लेती है। यूवीबी है वो धरातल तक पहुंच जाती है और थोड़ा नुकसान भी पहुंचाती है, जैसे मोतियाबिंद की बीमारी है, आंखों की रोशनी चले जाना है, ये छोटी मोटी कैंसर संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जो सर्वाधिक खतरनाक है, सबसे खतरनाक कौन है? यूवीसी, ये सर्वाधिक खतरनाक। और सर्वाधिक वाली को किसने रोक लिया भाई? ओजोन परत ने रोक लिया। इसका मतलब धरातल पर जो नुकसानदायक पराबैंगनी किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, उनको धरातल तक पहुंचने से कौन रोकता है? ये ओजोन परत रोकती है। इसलिए ओजोन परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन। इसी को ही पृथ्वी का छाता कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं? पृथ्वी का छाता, तो पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं? ओजोन परत को। पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं। अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो ओजोन को कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन को कहते हैं। इसके अलावा अगर पृथ्वी की कंबल की बात करें कि पृथ्वी की कंबल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की कंबल कहते हैं जलवाष्प को। पृथ्वी की कंबल किसे कहते हैं? जलवाष्प को कहते हैं। और पृथ्वी के फेफड़ों की बात की जाए तो पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं अमेजन बेसिन के। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है, अमेजन बेसिन में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। उन्हीं वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। वहां से सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, 20 से 25% ऑक्सीजन। तो ये बात की बात है। तो ओजोन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? रोक लेती है, उसको धरातल पे नहीं पहुंचने देती। अब देखो हुआ क्या, अब इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है गैस, और उस गैस का नाम है CFC गैस। ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? ओजोन को CFC गैस क्या करती है भाई? हानि पहुंचाती है, हानिकारक। देखो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन की औसत मोटाई कितनी है? औसत मोटाई, इसकी औसत मोटाई कितनी है? 300 से 600 डॉप्सन। 300 से 600 डॉप्सन है, ये इसकी क्या है? औसत मोटाई है। अब इसको हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? ये CFC गैस पहुंचाती है। CFC गैस इसको हानि पहुंचाती है, तो इसकी परत क्या हो रही है? पतली हो रही है।
ये परत है वो क्या आ रही है, देखो हमने ये जैसे यहां पढ़ा, और ये धरातल है अपना, धरातल है, इसके ऊपर यहां पे एक गैस है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ओजोन परत। ये है ओजोन परत। यहां से धरातल से जो सीएफसी जाती है, सीएफसी गैस जाती है, वो इसको हानि पहुंचाती है, जिससे ये गैस की परत है वो क्या हो रही है, पतली हो रही है। और इस गैस की परत का पतला होना ही क्या कहलाता है, ओजोन क्षरण कहलाता है। इसकी गैस का पतला होना क्या कहलाता है, ओजोन क्षरण कहलाता है। तो आपको सीधी सी बात पूछें कि ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, सीएफसी गैस उत्तरदायी है। ओजोन गैस के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो सीएफसी गैस उत्तरदायी है। अब ये हमें कब पता लगा कि ओजोन गैस वो पतली हो रही है। ओजोन क्षरण का मतलब ये होता है कि इसकी औसत मोटाई कितनी है, 300 से 600 डोप्सन। अगर इसकी औसत मोटाई, अगर इसकी औसत मोटाई 220 डोप्सन से कम हो जाए, 220 डोप्सन से कम हो जाए, तो क्या कहलाती है, ओजोन क्षरण कहलाती है। अगर इसकी मोटाई कितनी कम हो जाएगी, 220 डोप्सन से कम हो जाएगी, तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। एक डोप्सन का मतलब क्या होता है, एक डोप्सन का मतलब होता है, एक डोप्सन बराबर 0.001 मिलीबार, 0.001 मिलीमीटर, सॉरी मिलीबार नहीं मिलीमीटर, मिलीबार तो वायुदाब मापने की इकाई है, मिलीमीटर है, ये इसकी एक डोप्सन के बराबर है। तो इसकी कितनी मोटाई, 220 डोप्सन अगर मोटाई हो गई तो क्या हो गया, ओजोन क्षरण हो गया। अब ओजोन क्षरण हो गया तो हमें कब पता लगा, तो सबसे पहले सन 1985 में, याद रखने लायक बात है, सबसे पहले सन 1985 में कहां पर, यूएसए के एक वैज्ञानिक दल था, उसका मुख्य था जॉय फोरमैन, जॉय फोरमैन। जॉय फोरमैन अंटार्कटिका में, कहां पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा। यानी ओजोन गैस का पतले होने का सबसे पहले पता हमें कहाँ लगा, ये लगा अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप, सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ये सारे किसके नाम हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले क्या देखा गया, इस गैस में छेद, यानी छेद होने का मतलब क्या, गैस में छेद हो नहीं सकता, इसका मतलब ये गैस क्या हो गई है, पतली हो गई है। तो सबसे पहले हमें ये छेद कहाँ पे मिला था, अंटार्कटिका महाद्वीप में। किसने नेतृत्व में गए थे लोग, जॉय फोरमैन के, जॉय फोरमैन है ये, जॉय फोरमैन, ठीक है। तो सबसे पहले, अब इसका क्षरण हो रहा है तो ये नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। तो अगर ओजोन क्षरण से क्या क्या नुकसान होते हैं, देखो ओजोन क्षरण के प्रभाव, ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र बोल सकते हो आप, प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेंगे, देखो कहां कहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम देखें तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य पर। दूसरा वनस्पति पर, तीसरा जीवों पर। जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो सबसे पहली बात, मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जिनको धरातल तक पहुंचने से रोकती है कौन सी गैस, ओजोन परत, वो पतली हो रही है, तो वो धरातल पर पहुंचकर कैंसर जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी
बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो फैलने लग जाएंगी। किससे? जो पैरामैग्नी किरणें हैं उनसे। ये ओजोन क्षरण के प्रभाव। वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छोटे उत्तक वाली फसलें होती हैं, छोटे उत्तक वाली फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर, ये क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जीवों पर जो समुद्री मछलियों का लार्वा, लार्वा क्या होता है? लार्वा होता है मछली का छोटा बच्चा। लार्वा है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। इसके अलावा मोतियाबिंब की बीमारी हो जाएगी। मोतियाबिंब, मोतियाबिंब आंखों की संबंधित बीमारी है। वो कौन सी पर्यावरणीय समस्या से कारण होती है? तो ओजोन क्षरण के कारण। और इसके कारण देखो, एक प्रश्न आता है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा था कि चिल्ली की जो भेड़ें हैं, चिल्ली देश है दक्षिण अमेरिका का, चिल्ली दक्षिण अमेरिका का देश है जो सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है, विश्व का सबसे लंबा देश है, सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है? चिल्ली। तो चिल्ली की भेड़ थी और चिल्ली की भेड़ों में अंधापन आ गया था। चिल्ली की भेड़ों में अंधापन, चिल्ली की भेड़ों में अंधापन आने का प्रमुख कारण क्या था? चिल्ली की भेड़ों में अंधापन आने का प्रमुख कारण क्या था? ओजोन क्षरण था। तो ओजोन क्षरण से क्या क्या नुकसान होंगे? मनुष्य में, मानव में त्वचा जैसी बीमारियां, मनुष्य धरातल पे त्वचा जैसी बीमारियां फैल जाएंगी। वनस्पति पे छोटे उत्तक वाली फसलें हैं वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। जीवों में समुद्री जो जीव हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ओजोन का नाम क्या, किस नाम से पड़ा, फिर इसकी खोज किसने की, ये परत पाई कहाँ पर जाती है, ओजोन को मापने की इकाई क्या है, उसके बाद में ये क्या काम करती है, ठीक है। उसके बाद में ओजोन क्षरण किसे कहते हैं? ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन क्षरण है। ओजोन क्षरण से क्या प्रभाव पड़ते हैं? ये प्रभाव। अब इसको रोकने के प्रयास, ओजोन से संबंधित क्या प्रयास किया गया, वैश्विक क्या प्रयास किए गए, उसकी चर्चा करते हैं। तो विश्व स्तर पर देखो क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले तो वैश्विक प्रयास, ओजोन क्षरण के लिए वैश्विक प्रयास क्या किया गया? सबसे पहले तो सन 1985 में वियना समझौता हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वियना क्या हुआ? समझौता हुआ। वियना समझौते के तहत क्या हुआ कि भाई इसको नुकसान पहुंचाती है कार्बन, ठीक है, और कार्बन का उत्सर्जन क्या किया जाना चाहिए? कम किया जाना चाहिए। ये 1988 में ये लागू हो गया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, कौन सा है? 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन के तहत क्या हुआ? कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि किसका उत्सर्जन कम किया जाएगा? कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए। यानी जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है गाड़ियों के धुओं से, कल कारखानों से, इस पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको धीरे धीरे क्या करो? कम करो। इसमें क्या कहा गया है? अब इस समझौते को क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो सीधी बात अगर पूछें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस पर्यावरणीय समस्या से है, तो ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। इसकी बात की जाए, उसके बाद में सन 1994 से इसी 16 सितंबर को क्या मनाना शुरू हुआ? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस, बताओ सबसे पहले ओजोन दिवस कब मनाया गया? 1994 में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है?
16 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? तीसरा सम्मेलन हुआ था रवांडा की राजधानी किगाली। क्या है? किगाली। तो किगाली समझौता कब हुआ था? किगाली समझौता हुआ रवांडा। किगाली समझौता कब हुआ? अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में क्या हुआ? किगाली समझौता। भाई ये समझौता है वो लागू कब हुआ था? 1989 में। 1989 में लागू हुआ। किगाली जो समझौता है वो कब हुआ? अक्टूबर 2016 में। किगाली प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे? इसका भी ओजोन संघ से है। और पहले हमारी जो गैस होती है, फ्रीज होती है, उसमें CFC गैस भरी आती थी। अब आजकल CFC गैस नहीं भरी आती है, HFCS गैस भरी आती है। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई इसका भी उत्सर्जन क्या करो? कम, HFCS। किगाली समझौते में क्या किया गया कि भाई HFCS गैस का उत्सर्जन क्या किया जाए? कम किया जाए। तो ओजोन संघ से संबंधित कितने सम्मेलन हैं? 3 सम्मेलन। 1985 में वियना समझौता, उसके बाद में मॉन्ट्रियल समझौता, उसके बाद में किगाली समझौता। तो ये किससे संबंध रखते हैं? ये ओजोन संघ से संबंध रखते हैं। ये हमारा समस्या है, प्राणी समस्या, इसका नाम क्या है? ओजोन क्षरण। दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरी एक समस्या और है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। नाम है भूमंडलीय तपन। भूमंडलीय तपन, इसी को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसी के और नाम है, इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे ही हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। हरित ग्रह प्रभाव। सबसे पहले तो ये बता देता हूं, हरित ग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया था जोसेफ फोरियर ने। हरित ग्रह का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जोसेफ फोरियर। इसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अब ये चीज क्या है इसकी चर्चा करते हैं। हमारी जो हमने चर्चा की थी वायुमंडल की, और वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? देखो, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस का नाम क्या है? आप सबको पता है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। दूसरी गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। दूसरी गैस है ऑक्सीजन। तीसरी गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन गैस। और चौथी गैस का नाम है CO2। इनका प्रतिशत की बात करें तो इनका प्रतिशत कितना कितना है? नाइट्रोजन है 78%, 78.03% है लगभग। ये है लगभग 21%, 20.95%, और ये है 0.93%, और ये है 0.036%। ये हैं वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें। इस गैस में एक गैस है जिसका नाम क्या है? CO2 गैस। अब ये CO2 गैस कैसे उपयोगी है, क्या काम करती है, इसकी चर्चा हम देखते हैं अभी। CO2 गैस का क्या काम है भाई? ये हमारा धरातल है, ये धरातल है। धरातल ऊपर क्या है?
यहां पे मान लो वायुमंडल में कौन सी गैस है, वायुमंडल में गैस का नाम क्या है, CO2 गैस। सारी गैसें हैं, गैस का नाम क्या है, CO2 गैस। CO2 गैस क्या काम करती है, ये सूर्य से आने वाली, यहां पे सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उस प्रकाश के लिए पारगम्य है, यानी सूर्य का प्रकाश जो आएगा उसको आने से रोकती नहीं है। कौन सी गैस है भाई, गैस का नाम है CO2। कौन सी गैस है, CO2। CO2 गैस होती है वो सूर्य के प्रकाश के लिए क्या बनी बताओ, पारगम्य बन गई। पारगम्य का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार जा सके, पारगम्य। CO2 गैस सूर्य के प्रकाश के लिए क्या है, पारगम्य। लेकिन सूर्य का प्रकाश जितना आता है उतना वापस छोड़ती है पृथ्वी, और पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। सूर्य का प्रकाश है वो लघु तरंगों के माध्यम से आता है। किस तरंगों के माध्यम से, लघु तरंग। और पार्थिव विकिरणें होती हैं, यानी यहां से जो वापस जाएगा सूर्य का प्रकाश, वो होती हैं दीर्घ तरंगें, पार्थिव विकिरण। कौन सी तरंगे हैं, दीर्घ। वायुमंडल इनसे ही गर्म होता है। वायुमंडल सूर्य के प्रकाश आते समय गर्म नहीं होता है, जब ये वापस जाता है तब क्या करती है, ये गर्म करती है। तो देखो ये क्या काम कर रही है, इसके लिए तो क्या है, ये पारगम्य, लेकिन पार्थिव विकिरणों के लिए क्या बन गई है, अपारगम्य बन गई। अपारगम्य का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार ना जा सके। यानी CO2 गैस है वो सूर्य के प्रकाश को आने देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। ये हमारे लिए अच्छी बात है, वरना देखो अगर ये CO2 गैस वायुमंडल में नहीं होती तो क्या होता, पृथ्वी के धरातल का तापमान दिन के समय ज्यादा हो जाता, दिन के समय तो अत्यधिक हो जाता और नाइट में एकदम कम, रात के समय तापमान एकदम माइनस में भी चला जाता। जैसे बुध ग्रह हो ना, बुध ग्रह पर दिन के समय तापमान अधिक हो जाता है, 180 से 200 सेंटीग्रेड, और रात्रि के समय तापमान होता है उसका लगभग 150 से 180 माइनस में। इसका मतलब वहां पर जीवन संभव नहीं है। अगर ये CO2 नहीं होती तो क्या होता, पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि यहां पर दिन के समय अत्यधिक गर्मी पड़ती और रात के समय बर्फीली रातें हो जाती, तो जीवन संभव नहीं होता। अब ये क्या काम करती है, ये CO2 गैस पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने में कौन सी गैस सहायक है, CO2 गैस सहायक है। अब बात करें कि पृथ्वी का औसत तापमान है कितना, तो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो जब इसकी मात्रा सही है, इतनी मात्रा है, तो ये सही रोक रही है, यानी यहाँ पे अनुकूल मौसम बना के दे रही है, जलवायु एकदम अनुकूल बना के दे रही है, रहने लायक बना के दे रही है। अगर इस CO2 की मात्रा बढ़ जाए, अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, CO2 की मात्रा कौन बढ़ाता है, तो CO2, ये देखो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2 है। CO2 के बाद में अगर इसका नाम पहला है तो दूसरा नाम किसका है, CO2 का पहला नाम है, यानी इसको हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होगी, CO2। अब इस CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या होगा, CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो इस जहां पे सूर्य का प्रकाश आ रहा था वो जाने से एकदम रुक जाएगा, रुकेगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे CO2 की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। वृद्धि होने से सूर्य का प्रकाश जितना आया है वो यहीं पर ही रह जाएगा, वापस नहीं जाने देगी, जिससे धरातल का तापमान क्या होने लगेगा, बढ़ने लग जाएगा, जिससे इस औसत तापमान में क्या होगी बताइए, वृद्धि होगी। और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है,
ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, भूमंडलीय तपन कहलाता है। दोबारा देखिए, अगर इस CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा में वृद्धि कैसे होगी? उद्योगों की स्थापना ज्यादा हो गई, पेड़ों की कटाई हो रही है, उद्योगों की स्थापना हो, जिससे CO2 का उत्सर्जन बढ़ रहा है, और उत्सर्जन बढ़ रहा है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा, यहाँ का मौसम है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगी यहाँ पर, और गर्म होने से क्या होगा? यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का औसत तापमान 15 है, 15 से बढ़ जाएगा, और बढ़ते ही तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और भी अच्छे से, इतना अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आशा करता हूं कि आगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, आगे वाला टॉपिक क्लियर करवा देंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बिना स्किप किए आराम से वीडियो देखोगे ना एक एक चीज को, तो सारी चीजें हैं इसमें, कोई भी दूसरी चीजें किताब विताब उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजों का मिक्सर है इसमें, आप आराम से देखिए। तो भूमंडलीय तपन क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या है? भूमंडलीय तपन। तो क्या सिर्फ CO2 ही गैस, CO2 गैस ही सिर्फ इसका तापमान बढ़ाती है? नहीं, इसके साथ साथ और भी 2-3 गैसें हैं। जैसे सर्वाधिक कौन सा, पहला स्थान किसका है? CO2 का। दूसरा स्थान किसका? मीथेन का है। दूसरा स्थान किसका है? मीथेन गैस का है। मीथेन गैस कहां से निकलती है? दलदली भूमि होती है, वहां से धान होती है, यानी चावल की खेती से मीथेन गैस निकलती है। तो दूसरी नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं? पहली का नाम क्या है? CO2। दूसरी का नाम क्या है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरी, चौथी गैस का नाम है HFCS, परफ्लोकार्बन, परफ्लोकार्बन। तो ये गैसें वो गैसें हैं जो हरित गृह के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अब हरित गृह से क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो देखिए, हमने वहां देखा था किसके प्रभाव? ओजोन क्षरण के प्रभाव, और यहां देख लेते हैं हम हरित गृह के प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। पहला प्रभाव तो क्या होगा? देखो, आपको ही पता है कि भाई अगर यहां का तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, धरातल का तापमान क्या हुआ? बढ़ गया, तो क्या होगा भाई? तापमान बढ़ने से जो ध्रुवों, कहां पर? ध्रुवों प्लस पर्वतों पर, पर्वतों पर बर्फ, जमी बर्फ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, पिघल जाएगी। अब गुरुजी पिघलने से क्यों सी? देखो, अगर ध्रुवां की बर्फ जमेड़ी पिघल जैसी तो वो पानी की जासी नदियां कमाए। ध्रुवां पर जकी बर्फ जमेड़ी है वह पिघलेगी, या पर्वतां पर जकी बर्फ जम रही है वह पिघल सी, तो वह नदियां का थ्रू आसी, और नदी के थ्रू वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्रों में जाएगा, कट जासी महासागर में, समुद्र में जाएगा, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या होगा? जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? गुरुजी बढ़ेगा। क्यों होगो? बढ़ेगा। तो क्यों होगो? बढ़ेगा तो ये होगा कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो सारे द्वीप क्या हो जाएंगे? पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि ध्रुवों और पर्वतों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी, पिघल जाएगी, जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्रों के जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे? द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। द्वीप क्या हो जाएंगे? जलमग्न। जैसे गुरुजी कौन सा द्वीप हो सके हैं? देखो, जैसे मालदीव, जैसे मालदीव,
सेशल्स, सेशल्स। देखो, मालदीव विश्व का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश है, यानी समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा देश है? मालदीव। कितना है? 1.5 मीटर है, 1.5। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश कौन सा है? मालदीव। तो अगर समुद्रों का जलस्तर बढ़ा तो सबसे पहले कौन सा देश जाएगा? मालदीव जाएगा। तो पहला प्रभाव क्या था? पहला प्रभाव ये था कि भाई जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र के जो तटीय भाग हैं, तटीय भाग वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र के तटीय भाग क्या हो गए? जलमग्न हो गए। ये प्रभाव हो गया। दूसरा प्रभाव देखो, और बताओ गुरुजी, और देखो भाई और क्या होगा? और जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो ज्यादा होगी। वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी तो क्या होगा? बादल बनने की बारंबारता बढ़ेगी, बारंबारता बढ़ेगी। इससे क्यों होगा गुरुजी? इससे बादल फटने जैसी समस्या हो जाएंगी। बादल फटने जैसी। बादल फटना क्या है? देखो, 10 घंटे में 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होना क्या कहलाता है? बादल फटना कहलाता है। 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होना क्या कहलाता है? बादल फटना। तो देखो, जल्दी जल्दी अगर तापमान ज्यादा होगा तो समुद्रों में पानी भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, वाष्पीकरण जल्दी होगा। जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे कोई, ये क्या है? समुद्र है। समुद्र में क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण क्या है? जल का भाप में बदलना, वाष्पीकरण। यहां जाके बादल बना और बादल में क्या हुआ? संघनन हुआ। संघनन होने से वापस क्या बनी? बूंद बनी। क्या होगी? वर्षा। ये चक्कर है, ये जल्दी जल्दी पूरा होने लगेगा, जिससे कौन सी समस्या हो जाएगी? बादल फटने जैसी समस्या हो जाएगी। और बादल फटेगा तो क्या आएगी? बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जलवायु, ग्रीन हाउस गैस से जलवायु का क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो जाएगी। तीसरा कारण देखो, और देख लो और क्या क्या हो सकता है। तीसरे में देखो क्या है? जो समुद्री जीव हैं, तापमान बढ़ने के कारण वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे। समुद्री जीव नष्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर समुद्रों में जो परवाल भित्तियां हैं, परवाल भित्ति, अब परवाल भित्ति एक समुद्री जीव है। समुद्र में परवाल जीव होता है जो उसको एक सही तापमान चाहिए, वो 20 से 22 डिग्री तापमान में रह पाता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो समुद्र के पानी का तापमान भी बढ़ेगा, और समुद्र के पानी का तापमान बढ़ेगा तो वो जीव है वो समुद्र के अंदर ही क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। वैसे समुद्र के पानी का तापमान कितने डिग्री से कम नहीं होता है? 4 डिग्री से कम नहीं होता। तो समुद्र के तापमान बढ़ने से क्या होगी? परवाल भित्ति। और क्या होगा? जहां पे वर्षा अधिक होगी वहां पे वर्षा अधिक होगी, जहां पे वर्षा नहीं होगी वहां पे एकदम सूखा रहेगा। इसका मतलब अकाल व सूखे की स्थिति बन जाएगी। अकाल व सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। अकाल व सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी किसकी वजह से? इस भूमंडलीय तपन की वजह से। और क्या होगा गुरुजी? और देखो काम की बात। पांचवा रीजन क्या है? यहां लिख देता हूं पांचवा क्या है? धरातल में जो जमीन के अंदर कोई दबे हुए विषाणु है, जीवाणु हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में है। विषाणु यानी वायरस, विषाणु जीवाणु जो कौन सी अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है। वो क्या हो जाएंगे? अधिक तापमान की वजह से सक्रिय हो जाएंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, तापमान बढ़ा, तो क्या होगा? धरातल के नीचे, धरातल के जो अंदर कोई जीव है, विषाणु जीवाणु है, वायरस है, तो वो क्या हो जाएगा? अधिक तापमान के कारण
सक्रिय हो जाएगा, जिससे अलग अलग बीमारियां फैल जाएंगी जिसका कोई इलाज नहीं है। जो आपके सामने बीमारी है वो भी इसी का लक्षण माना जाता है, जिसका नाम क्या है, जैसे कोरोना, जैसे जीका वायरस, जीका वायरस। तो क्या क्या प्रभाव पड़े हर एक तरह से? पहला प्रभाव ये था कि ध्रुवों पर बर्फ जमी पिघल जाएगी, जल स्तर बढ़ जाएगा, छोटे द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, तटीय किनारे भी जलमग्न हो जाएंगे। दूसरा, बादल बनने की बारंबारता बढ़ेगी और बादल फटने जैसी समस्या हो जाएंगी, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समुद्रों में जो जीव नष्ट हो जाएगी, जिससे प्रवाल भित्ति नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा अकाल व सूखे की स्थिति बन जाएगी। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वायरस जो निष्क्रिय अवस्था में है वो क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। और सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा, जो अलग अलग बीमारियां हैं वो फैलने लग जाएंगी। अब देखो इसका वैश्विक प्रयास क्या किया गया, क्या प्रयास किए गए, वैश्विक प्रयास। देखो वैश्विक प्रयास कब हुआ, सन 1997 में, सन 1997 में जापान की क्वेटा शहर में, क्वेटा नहीं, क्वेटा तो इक्वाडोर की राजधानी है भाई, सॉरी, क्योटो है, जापान के क्योटो स्थान पे एक सम्मेलन हुआ, किससे लेकर के, CO2 के उत्सर्जन को, CO2 के उत्सर्जन को लेकर सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, कहाँ हुआ, जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको सीधी पूछें कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस पर्यावरणीय समस्या से है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। चलो, तो ये जो समस्या थी, यानी क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है वैश्विक तपन से। तो ये सन 1997 में कहाँ पे हुआ था, जापान में। तो पहली समस्या हमने कौन सी देखी, ओजोन क्षरण। दूसरी समस्या का नाम क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और तीसरी समस्या है जो एक और है वो देख लेते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा, कौन सी है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है, आम्र वर्षा क्या होती है, दोनों के बारे में बता देंगे आपको, दोनों कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। अम्लीय वर्षा अलग है, आम्र वर्षा अलग है। पहले बात करते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो वायुमंडल में, अपना जो वायुमंडल है उसमें कुछ गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा क्लोरीन और फ्लोरीन, ये गैसें हैं। इन गैसों को क्या कहते हैं, इन गैसों को हेलोजन गैस कहते हैं। इन गैसों को क्या कहते हैं, हेलोजन गैसें। वायुमंडल में ये जो गैसें होती हैं, ये जो गैसें जब वर्षा का जल आता है, वर्षा का जल आता है और वर्षा के जल के साथ में ये घुल के आ जाते हैं, जिससे वर्षा के जल में
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। इन गैसों के कारण वर्षा के जल में किन का निर्माण हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिन एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे वो जो वर्षा होती है, वर्षा का जल होता है, वो अम्लीय बन जाता है, अम्लीय बन जाता है, यानी उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। पीएच मान 7 से कम है तो मतलब क्या है? वो होगी अम्लीय। अब इसका पीएच मान, इस वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 1 से लेकर 5 होता है। इनके कारण इसकी मात्रा बढ़ गई, जिससे इस वर्षा का पानी है उसका पीएच मान क्या हो गया? 5 से कम, 1 से लेकर 5 से कम हो गया, तो वो वर्षा क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी। अब ये वर्षा क्या करती है भाई? ये वर्षा नुकसान पहुंचाती है। कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाती है? तो देखो, इस वर्षा के कारण जो संगमरमर की चट्टानें हैं, संगमरमर की चट्टानें हैं, उनका रंग धूमिल हो जाता है। उनका रंग क्या हो जाता है? धूमिल। जैसे ताजमहल का रंग, ताजमहल का रंग है वो पहले से हल्का हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी गैस, कौन सा पर्यावरणीय समस्या उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में ये तत्वों की दिखता है, जिसके कारण जो सफेद चट्टानें होती हैं, सफेद संगमरमर से बनी चट्टानें हैं, उनको क्या पहुंचाती है? नुकसान। ये जो वनस्पति होती है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? इससे बाधित होती है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज है? ये अम्लीय वर्षा है, जिसमें इनके कारण से वर्षा के जल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वर्षा का पानी है वो अम्लीय हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। एक आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? देखो वो भी देख लो। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा क्या है? दक्षिणी भारत में जब हमारा ग्रीष्म काल होता है तो वहां पे प्री मानसून की वर्षा होती है। तो प्री मानसून की वर्षा होती है मार्च अप्रैल के महीने में। स्थानीय तूफानों से वर्षा होती है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर कहते हैं उस वर्षा को, असम में बारडोली की छिड़ा कहते हैं, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? उसे फूलों की बौछार कहते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? उसी वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। प्री मानसून की वर्षा को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। इससे आम के जो फल होते हैं, आम की फसल वो पककर तैयार हो जाती है, और जो पके हुए फल हैं वो झड़ जाते हैं, है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। एक रक्त वर्षा नाम सुना होगा आपने। रक्त वर्षा क्या है? तो रक्त वर्षा एक गर्म पवन है जिसका नाम है सिराको। अफ्रीका से भूमध्य सागर होते हुए चलती है। ये गर्म पवन है और मिट्टी का रंग है उधर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों की तरफ बहती है ये। वहां पर मिट्टी का रंग कैसा है? लाल। मिट्टी का रंग कैसा है? लाल। हवा क्या है? पवन क्या है? गर्म है, और गर्म हवा है, मिट्टी लाल है, और साथ में पानी है, तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। ये क्या करेगी? वर्षा करेगी, जिससे मिट्टी के कण है वो लाल लाल साथ में नीचे आएंगे। इसके कारण वो पानी है वो हमें कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। उसे क्या कहते हैं? रक्त वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो रक्त वर्षा कहाँ होती? इटली व एड्रियाटिक सागर के तट पे, एड्रियाटिक तट और इटली में कौन सी वर्षा होती है? रक्त वर्षा। कौन करता है? सिराको पवन करती है। तो ये हमारी पर्यावरणीय समस्या हैं। इन पर्यावरणीय समस्याओं में देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा?
सबसे पहले हमने देखा कि कितने प्रकार की क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओजोन क्षरण के बारे में, ओजोन क्षरण क्या होता है, ओजोन क्षरण के बारे में हमने ओजोन की खोज वगैरह देखी, किसने की थी, हेनरी बुसोन फेबरी चार्ल्स ने। ओजोन किस भाषा का शब्द और किससे बना है, पृथ्वी का छाता कहते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी। कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, तो कार्बन, CFC गैस हानि। अब एक बात को, सबसे पहले कार्बन टैक्स, सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड। सबसे पहले कार्बन टैक्स किस देश ने लगाया, तो न्यूजीलैंड ने लगाया। ठीक है, तो ये हमारी तीनों पर्यावरणीय समस्या हैं। इनसे संबंधित जो नए और वैश्विक प्रयास हैं वो टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं, आप वहां से देख लेना कि इनसे संबंधित और पर्यावरणीय समस्या हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए। मोस्ट सम्मेलन यहाँ होगी, बाकी आपको टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।